वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी सेक्शन 96 की, और सेक्शन 96 में हमने बात की थी सब्सिक्वेंट एजीएम की, फर्स्ट एजीएम की, रिलैक्सेशन विद रिस्पेक्ट टू सब्सिक्वेंट एजीएम। सिर्फ और सिर्फ सब्सिक्वेंट एजीएम में ही एक्सटेंशन मिलता है। कितने महीने का? 3 मंथ्स का। फिर हमने बात की थी किस टाइम पर आपको एजीएम बुलाना है, तो लॉ ने टाइम बोला है, सब सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में आपको एजीएम कॉल करनी है। एजीएम कितने बजे कंप्लीट होगी दैट इज नॉट नेसेसरी मेंशन, राइट। आपको ये जरूरी नहीं है कि कितने बजे कंप्लीट करना है, बुलाना कितने बजे है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। फिर हमने बात की थी कि साहब आपको जो रजिस्टर्ड ऑफिस पे आपको मीटिंग करना है, या उसी रजिस्टर्ड ऑफिस वाली सिटी टाउन प्लेस में और किसी जगह भी आप मीटिंग कर सकते हैं। लिस्टेड कंपनी के केस में आप इंडिया में कहीं पर भी मीटिंग कर सकते हैं एजीएम की। फिर हमने बात की थी फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन, और फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 41 में उसका जिक्र है कि भाई फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, वो हमने बात की थी। चल, आज का हम अपना डिस्कशन आगे की तरफ बढ़ाएं, और आज के डिस्कशन में सेक्शन 96, 97, 98 एंड 99 की बात। चल, तो सेक्शन नंबर 97 बोलता है कि भाई अगर आपके मेंबर्स ने एजीएम कंडक्ट नहीं हुई कंपनी में, देन मेंबर्स को पावर है कि आप अप्रोच करो किसको? एनसीएलटी को। एंड एनसीएलटी डायरेक्शंस देगा किस पर्पस के लिए? कंपनी को, कि भाई आप एजीएम कॉल करो। तो सेक्शन 97 बात करेगा इन केस ऑफ देयर इज अ डिफॉल्ट इन होल्डिंग द एजीएम एज पर सेक्शन 96। चल, तो हेडिंग क्या बोल रही है? पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम। हमने किसको पावर दी गई है? अब पावर दी गई है ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल मींस हम बात करेंगे एनसीएलटी की, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की। तो यहां पावर दी गई है ट्रिब्यूनल को कि भाई आप एजीएम कॉल करो अंडर सेक्शन 97। चलो, if any default is made in holding the AGM of a company under section 96, याद रखना कोई ना कोई डिफॉल्ट होना चाहिए, तभी सेक्शन 97 की एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट होगी। अगर कोई डिफॉल्ट नहीं है तो फिर सेक्शन 97 की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि लॉ में साफ साफ लिखा है कि भाई अगर कोई डिफॉल्ट हुई है तभी आपका सेक्शन 97 पिक्चर में आएगा। अब द ट्रिब्यूनल में क्या वर्ड दिया है? ट्रिब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी। अब इसका इंटरप्रिटेशन निकाले। सबसे पहली बात तो एक सिंगल मेंबर ने बोला है, मींस सेक्शन 97 में एक सिंगल मेंबर भी अप्रोच कर सकता है ट्रिब्यूनल को कि सर आप प्लीज मीटिंग बुलवाएं हमारी एक बार। अगर मेंबर ने बोला है तो इंपॉर्टेंट शब्द है हमारे पास जो आपको ध्यान रखना है। लॉ में वर्ड यूज करा है मे, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई मेंबर ने बोला है तो ट्रिब्यूनल को कंपलसरी कॉल करना पड़ेगा। ये पूरी की पूरी डिस्क्रिशन है किसका? ट्रिब्यूनल का। तो दो शब्द हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सेक्शन 97 में, याद रखना। ये एमसीक्यू में दिक्कत देता है ये। तो उन्होंने क्या बोला है? ट्रिब्यूनल में किसकी एप्लीकेशन पे? मेंबर की एप्लीकेशन पे। वर्ड मेंबर है मतलब सिंगल मेंबर को भी राइट है। कैन कॉल डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ एन एजीएम ऑफ द कंपनी। ये रिक्वेस्ट कर सकता है थ्रू एन एप्लीकेशन। कौन रिक्वेस्ट करेगा? मेंबर रिक्वेस्ट करेगा। किसको रिक्वेस्ट करेगा? ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट करेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है सिर्फ और सिर्फ मेंबर को पावर दी गई है, इसका मतलब ट्रिब्यूनल अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से एजीएम कॉल नहीं कर सकता। डायरेक्टर साहब भी रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, उनको भी परमिशन नहीं है। एज पर सेक्शन 97 में सिर्फ और सिर्फ पावर दी गई है किसको? ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट एप्लीकेशन डालने की, वो भी मेंबर को। सिंगल मेंबर से काम चल जाएगा। प्रोवाइडेड दैट सच डायरेक्शंस में इंक्लूड अ डायरेक्शन दैट। वो चाहेगा कि भाई ट्रिब्यूनल जब डायरेक्शन इशू करे तो उस डायरेक्शन में ये चीज है कि वन मेंबर of the company present in person or by proxy shall be deemed to constitute a meeting। ये एक सेक्शन है जिसमें प्रॉक्सी को हम एक तरीके से कोरम में काउंट कर लेंगे
मतलब हम मान लेंगे कि भाई मीटिंग हो गई है हमारी, मतलब एक मेंबर प्रेजेंट रहे या किसी मेंबर का प्रॉक्सी भी प्रेजेंट रहे, दोनों में से कोई रहे, तो भी हम क्या मान लेंगे, प्रॉपरली मीटिंग हो गई है। नॉर्मली फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी भाई मीटिंग में 2 व्यक्ति होना चाहिए विद सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, तो वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस सेक्शन 97 की बात करता है। A general meeting held in persons of subsection 1, अगर जनरल मीटिंग हमने इस तरीके से कर ली है, shall subject to any directions of the tribunal be deemed to be the AGM of the company, मतलब एजीएम के डायरेक्शन दिए ट्रिब्यूनल ने, आपने वो डायरेक्शंस को कंप्लाई करते हुए एजीएम कॉल किए और एजीएम में मिस्टर एक्स प्रेजेंट है, तो हम मान लेंगे हमारी एजीएम कंप्लीट हो गई है, एजीएम कंप्लीट हो गई है, राइट, एजीएम की बात नहीं है। सेक्शन 97 प्योरली बात करता है एजीएम के ऊपर, राइट। याद रखने वाली बात, ट्रिब्यूनल को डिस्क्रिशन पावर है मेंबर ने अगर एप्लीकेशन लगाई है। अब सेक्शन 98 बात करता है पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल मीटिंग ऑफ मेंबर्स एक्सेट्रा। If it is for any reason it is impracticable to call a meeting of a company other than AGM, AGM को छोड़कर अगर कोई दूसरी मीटिंग करना है मेंबर्स की, बट वो मीटिंग करना संभव नहीं है, प्रैक्टिकेबल नहीं है, दी ट्रिब्यूनल में, फिर से वर्ड क्या आ गया, ट्रिब्यूनल में, ट्रिब्यूनल शैल नहीं है, हम ट्रिब्यूनल के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, मेंबर ट्रिब्यूनल के ऊपर दबाव वाली कोई भी बात नहीं है। The tribunal may either suo moto, what is the meaning of suo moto? Suo moto means अपनी इच्छा पे, on its own wish, right, अपनी इच्छा पे, और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी डायरेक्टर, या डायरेक्टर ने अप्लाई करा तो भी काम बन जाएगा, या मेंबर ऑफ द कंपनी ने अप्लाई करा, मतलब ट्रिब्यूनल खुद चाहे तो एजीएम के अलावा और कोई मीटिंग है मेंबर की जो इनप्रैक्टिकेबल टू कॉल है, वो मीटिंग बुला सकता है, एक बात। दूसरी बात, डायरेक्टर ने अप्लाई किया है तो भी पॉसिबल है, किसी मेंबर ने अप्लाई करा है तो भी पॉसिबल है। Who would be entitled to vote at the meeting, बट याद रखना मेंबर वही एप्लीकेशन देगा जो एंटाइटल्ड है एप्लीकेशन देने के लिए, वोट देने के लिए। इसका मतलब वो मेंबर सेक्शन 106 में डिस्क्वालीफाई ना हो, सेक्शन 106 में डिस्क्वालीफाई ना हो, ये हमको ध्यान में रखना है। तो वो ऑर्डर करेगा मीटिंग ऑफ द कंपनी टू बी कॉल्ड हेल्ड कंडक्टेड इन सच मैनर एज द ट्रिब्यूनल थिंक्स फिट, तो वो मीटिंग बुलाने के लिए बोलेगा और जिस भी तरीके से बोलेगा उस तरीके से आपको मीटिंग को कॉल करना है। और क्या क्या डायरेक्शंस देगा, गिव सच एंसिलरी डायरेक्शन एज द ट्रिब्यूनल थिंक्स फिट एक्सपीडिएंट इंक्लूडिंग डायरेक्शंस मॉडिफाइंग और सप्लीमेंटिंग in relation to calling or holding or conducting of the meeting, तो किसी भी तरीके के डायरेक्शन दे सकता है with respect to meeting function, provided that, ये हमारे लिए important point है, directions may include a directions that one member of the company present in person, एक मेंबर स्वयं प्रेजेंट है, ये किसी प्रॉक्सी के द्वारा, तो हम क्या मान लेंगे, उसको मीटिंग मान लेंगे। Any person called, any meeting called held conducted in persons of subsection 1, तो हम क्या मान लेंगे कि भाई हमारी वो मीटिंग जो होनी थी एजीएम के अलावा अंडर सेक्शन 98, वो हमारी मीटिंग हो चुकी है। तो हमको सेक्शन 98 और 97 में अगर हमको डिफरेंस क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, डिफरेंस क्रिएट करना है, किस किस में, सेक्शन 96 एंड 97 में if we need to create a difference, right, सबसे पहला डिफरेंस क्या है, सेक्शन का, तो भाई सेक्शन 97 बात करता है एजीएम की डिफॉल्ट इन केस ऑफ होल्डिंग द एजीएम, और 98 बात करता है इनप्रैक्टिकेबल टू कॉल एनी मीटिंग ऑफ द मेंबर्स अदर देन एजीएम। ये हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, तब आप हु इज एंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन,
एप्लीकेशन लगाने के लिए कौन एंटाइटल्ड है? तो यहाँ पर बोला गया है कि भाई सिर्फ और सिर्फ मेंबर को ही राइट है। यहाँ पर वो स्यू मोटो भी बात कर सकता है, मेंबर को भी राइट है और डायरेक्टर्स को भी राइट है, सिंगल डायरेक्टर भी काम चल जाएगा। तो बेसिकली ये दो तरह के डिफरेंस हैं, ये जो हमको ध्यान रखना है सेक्शन 97 एंड 98 में। रेस्ट ऑफ द प्रोविजन जो सेक्शन 97 98 का है वो पूरा का पूरा एज इट इज सेम प्रोविजन है। चल, अब अगर सेक्शन 97 और 98 का नॉन कंप्लायंस किया या सेक्शन 96 का नॉन कंप्लायंस किया, मतलब ये तीनों के तीनों डायरेक्शन, तीनों के तीनों सेक्शन का नॉन कंप्लायंस करा या ट्रिब्यूनल की बात नहीं मानी, कुछ भी, तो उन्होंने क्या बोला? इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन होल्डिंग अ मीटिंग ऑफ द कंपनी in accordance with section 96, section 97 और section 98 और in compliance with any directions of the tribunal, या आपने ट्रिब्यूनल की बात नहीं मानी, मींस ट्रिब्यूनल ने बोला था भाई हफ्ते भर बाद आपको मीटिंग करना है, डायरेक्शन इशू किए थे, आपने हफ्ते भर बाद मीटिंग नहीं की तो भी सेक्शन 99 लग जाएगा। दी कंपनी एंड ऑफ एवरी ऑफिसर, जो कंपनी है डिफॉल्टिंग कंपनी है वो कंपनी प्लस ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो भी कंपनी का है हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीस। कितना फाइन लगेगा? 1 लाख रुपए तक का फाइन है। और इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट with a further fine which may extend to 5,000 per day during which the default continues, राइट? तो 1 लाख रुपए का फाइन है और इन केस ऑफ अगर आपकी डिफॉल्ट कंटिन्यू रहती है तो 5,000 रुपए पर डे का खर्चा है। तो सेक्शन 96, 97, 98, 99 विद रिस्पेक्ट टू जनरल मीटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। चलो थ्योरी पार्ट देखिए भाई, थ्योरी पार्ट क्या बोलता है 97 का, बहुत ध्यान से। एप्लीकेबिलिटी, सेक्शन 97 की एप्लीकेबिलिटी क्या है? Section 97 applies where default is made in holding AGM as per section 96। याद रखना ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब डिफॉल्ट हुई है मीटिंग करने में तो ही दिक्कत है, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई है तो उसमें डिफॉल्ट नहीं मानी जाएगी, राइट? राइट ऑफ अ मेंबर टू अप्लाई टू ट्रिब्यूनल इफ AGM इज नॉट हेल्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 96। एनी मेंबर ऑफ मे मेक, वर्ड क्या है? मेंबर है, मेंबर्स नहीं है, तो एक मेंबर से भी हमारा काम चल जाएगा। एनी मेंबर मेक एन एप्लीकेशन टू दी ट्रिब्यूनल, कोई भी मेंबर अप्लाई कर सकता है। इट मींस नो पावर इज प्रोवाइडेड टू डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ओनली एंड ओनली मेंबर इज अलाउड। पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल, द ट्रिब्यूनल may call a general meeting and or direct the calling of a general meeting which shall be deemed to be the AGM of the company। ट्रिब्यूनल जनरल मीटिंग बुलाएगा और उस जनरल मीटिंग को हमने किस लेवल का दर्जा दिया है? AGM की कैटेगरी का। The tribunal may give such direction, ट्रिब्यूनल चाहे तो डायरेक्शन दे सकता है। याद रखना ये लाइन सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बोल रहा है कि भाई 1 मेंबर प्रेजेंट है तो हम उसको मीटिंग मान लेंगे ना, बाय डिफॉल्ट कितने मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए? 2 तो होना ही चाहिए कोई भी मीटिंग में। बट अगर ट्रिब्यूनल ने बोला है तो 1 मेंबर प्रेजेंट, हम मीटिंग उसको मान लेंगे और उसको हम कोरम मान लेंगे, और कोरम का जिक्र जो है वो पूरा का पूरा 103 में है। ओके, क्वेश्चंस देखते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइप। मिस्टर अविनाश इज अ मेंबर ऑफ BPCL लिमिटेड, he is present in a AGM as conducted as per section 97। बताएं साहब कोरम प्रेजेंट है या नहीं है? है प्रेजेंट, प्रोवाइडेड अगर ट्रिब्यूनल ने डायरेक्शन दिया था कि 1 मेंबर को हम कॉन्स्टिट्यूट टू बी अ मीटिंग मान लेंगे। मिस्टर पीयूष इज अ प्रॉक्सी एज अपॉइंटेड बाय मिस्टर अविनाश, मेंबर ऑफ BPCL लिमिटेड। पीयूष इज प्रेजेंट इन अ जनरल AGM as conducted as per 97। बताएं साहब कोरम है क्या? प्रेजेंट है। याद रखना ट्रिब्यूनल ने डायरेक्शन दिया है तो एक मेंबर या प्रॉक्सी को हम प्रॉपर कोरम या मीटिंग उसमें मान लेंगे। मिस सिमरन रिप्रेजेंटिंग अबिकस प्राइवेट लिमिटेड, वन ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ
BPCL Limited present in AGM as conducted as per section 97। सब ये वाला प्रोविजन के लिए हमको बात करनी है जब हम बात करेंगे 112 और 113, खासकर से 113 की बात करेंगे तो आपको ये वाले एग्जाम्पल की बहुत क्लैरिटी आएगी कि अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मेंबर है, आप किसी दूसरी कंपनी वो जो जिस कंपनी की एजीएम होने वाली है उसके अगर कई शेयर्स किसी दूसरी कंपनी ने होल्ड करें, फॉर एग्जांपल हमारी बात करें साहब, एक कंपनी है एबेकस और एक है बीपीसीएल, मीटिंग हो रही है बीपीसीएल की। एबेकस प्राइवेट लिमिटेड ने बीपीसीएल के कुछ शेयर्स होल्ड किए हैं। अब एबेकस प्राइवेट लिमिटेड को उन शेयर्स के रिस्पेक्ट में वोट डालने का अधिकार है। तो लॉ ने बोला यार अब अबेकस तो बोलेगी नहीं मैं आऊंगी भाई वोट डालने के लिए, तो फिर वो किसको रिप्रेजेंट, वो किसी पर्सन को अपॉइंट करेगी, किसी नेचुरल पर्सन को, मिस सिमरन को अपॉइंट किया। इनको हम प्रॉक्सी नहीं मानेंगे, इनको हम क्या मानेंगे, प्रॉपरली मेंबर। तो कोरम प्रेजेंट है क्या, यस और नो, यस, ये आंसर है हमारा इस वाले प्रोविजन का, राइट। सेक्शन 98 पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम, सेक्शन 98 अदर देन एजीएम, तो क्या बची हमारे पास एजीएम का, impracticable to call an EGM if for any reason it is impracticable to call or hold conducted an EGM, the tribunal may order an EGM to be called, held, conducted in such manner as it thinks fit, जैसा आपको उचित लगे वैसी मीटिंग बुला। Power of the tribunal may give such direction as it thinks fit, including a direction that one member present in person or proxy shall be the quorum, उसको हम क्या मानेंगे यार, quorum मानेंगे। When are the power accessible by the tribunal may exercise such power, पहला एप्लीकेशन लगाई हो किसी मेंबर ने, एक मेंबर से भी काम बन जाएगा, एक मेंबर से सिंगल डायरेक्टर से भी काम बन जाएगा। स्यू मोटो एप्लीकेशन लगाई हो तो भी हमारा काम, मतलब स्यू मोटो ट्रिब्यूनल ने अपनी पावर यूज करते हुए मीटिंग की बात की हो, मीटिंग कॉल की हो तो भी पावर है सेक्शन 98 में। सीडीआर डीके चटर्जी वर्सेस रैप्टी सुपरट्रॉन्स रोहित, और ये केस लॉज है। इट वाज हेल्ड दैट any director can call the meeting, however any resolution passed without required quorum is ipso facto void, and all such board meeting, general meeting without quorum are illegal and set aside। याद रखना सब, विदाउट कोरम कोई भी काम हुआ है वो प्रॉपर मीटिंग नहीं मानी जाएगी। दैट मीटिंग, वो रिजोल्यूशन जो पास में है सब के सब खराब है, सब के सब इनवैलिड है। ये बेसिक रूल है, कोरम तो प्रेजेंट होनी ही चाहिए। चलिए, पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट इन कंप्लायंस, सेक्शन 96, 97, 98। सेक्शन 96 बात करता है एजीएम की, सेक्शन 96, 97 बात करता है एजीएम बाय ट्रिब्यूनल इन केस ऑफ डिफॉल्ट, और 98 बात करता है एजीएम की। प्राइमरीली अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट की है, if default is made in holding AGM under section 96 or section 97 or EGM extraordinary general meeting under section 98, if default is made in complying with any directions of the tribunal, who shall be liable, company shall be liable and officer shall be liable। फाइन कितना है यार, 1 लाख रुपए तक का फाइन है, और अगर उसके बाद भी आप बेशर्मों जैसे डिफॉल्ट करते रहे भाई तो 5,000 रुपए पर डे का फाइन लगेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब एमसीक्यू क्वेश्चन देखें यार हम इन सेक्शंस के। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एजीएम इज नॉट हेल्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 96 डैश may make an application to, भाई सीधी बात है, मेंबर लगाएगा एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल, राइट। तो डायरेक्टर लगाएगा, ट्रिब्यूनल लगाएगा, बिल्कुल नहीं, डायरेक्टर को पावर नहीं है सेक्शन 97 में अप्लाई करने। मेंबर ट्रिब्यूनल को पावर है, नीचे के ऑप्शंस कोई काम के है ही नहीं। मेंबर एंड ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन सेकंड, where the tribunal makes an order calling an AGM of a company, it
where the tribunal makes an order calling an AGM of the company, it dash direct that one member dash shall be the quorum, shall present in person or proxy, may present in person or proxy, shall present in person or proxy, may present in person, right? ध्यान से सेक्शन 97 में अब यही चीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास में कि भाई क्या दिया गया है। ये देखो मे, सब जगह मे है, यहाँ पर शैल नहीं है। आप ट्रिब्यूनल के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, राइट? मे इश्यू डायरेक्शन कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन, if dash an AGM dash may order an EGM to be EGM extraordinary general meeting to be called and conducted in such manner as it thinks fit. If it is impracticable to call or hold or conduct the meeting an EGM, the tribunal may order an EGM to be held. तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास काम का है, ट्रिब्यूनल डिफॉल्ट की बात नहीं है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट कोई पावर नहीं है। सेक्शन EGM impracticable to call इंपॉर्टेंट है। If it is impracticable to call and hold or conducted, the central government नहीं है पावर इनको, और डिफॉल्ट इज होल्डिंग दी AGM। याद रखना दोनों में अलग अलग शब्द हैं। सेक्शन 97 में बात कर रहा है भाई आपने AGM कॉल करने में डिफॉल्ट की है। सेक्शन 98 बात करता है इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू कॉल द मीटिंग अदर देन AGM। दोनों में अलग अलग बात है। 98 में डिफॉल्ट वर्ड नहीं है। द ट्रिब्यूनल में ऑर्डर an AGM to be called, held, conducted on the application of a member, on the application of a director, suo motu, any of these, right? तीनों में से कोई भी ऑप्शन अवेलेबल है इसमें। ओके, डिफॉल्ट सेक्शन 99 में 1,00,000 रुपए, 5,000 रुपए इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट, राइट? If any default is made in dash the company, every officer of the company who is in default, 1,00,000 रुपए तक का फाइन है। बट याद रखना ये फाइन जो है वो 96, 97, 98 तीनों सेक्शन में डिफॉल्ट पर है। होल्डिंग AGM अंडर सेक्शन 96, होल्डिंग AGM अंडर सेक्शन 97, होल्डिंग EGM अंडर सेक्शन 98, या फिर ये वाला। तो आंसर क्या है हमारा? डी वाला सही है, जो बात करता है कि भाई अगर आपने कोई डिफॉल्ट की है तो आपको ये पेनल्टी पनिशमेंट लगने वाला है। ये चीज हमारे काम की है। ये आपको की आंसर दिए गए हैं कि भाई कैसे क्या आपको देखना है। ये आपके पास आंसर्स मेंशन हैं, राइट? तो हमने बात की सेक्शन 97, सेक्शन 98, सेक्शन 99 में। सेक्शन 97 में बात की भाई AGM में डिफॉल्ट है तो ट्रिब्यूनल में है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सिंगल मेंबर, काम बन जाएगा। 98 में सुओ मोटो पावर है। सुओ मोटो मीन ट्रिब्यूनल खुद अपनी इच्छा पे मीटिंग कॉल कर सकती है। मेंबर ने बोला है, डायरेक्टर ने बोला है, तो 98 में काम बन जाएगा। 99 में क्या बोल रहा है कि भाई 96, 97, 98 में कोई डिफॉल्ट करी तो समस्या है, तो वहां पर दुख है वहां पर, राइट? चल नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है हमारे पास किसका? EGM का, कॉलिंग ऑफ EGM। तो सेक्शन 100 बात करता है EGM की। चल सेक्शन नंबर याद कर ले फटाफट हम। अरे भाई सिंपल चीज है। हमारे पास है सेक्शन 96 AGM का। याद रखना सेक्शन याद करने की जो हमारी टेक्निक है वो कोई उसका लिंक नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन है। कुछ भी तरीका है हमारा याद करने का, बट आपने इस तरीके से याद कर लिया, एक बार याद कर लिया, आपका काम बन गया। आपको फिर लाइफ टाइम आपको वो चीज रिकॉल नहीं करनी है। आपका काम एक बार कर लिया, काम खत्म, फिर टेंशन नहीं है कभी भी, राइट? चल तो हम बात करें AGM की। भाई ध्यान रखना यार, फर्स्ट AGM हम करते हैं 9 मंथ में, इसलिए 9 है। और सेकंड AGM करते हैं हम फ्रॉम द एंड ऑफ
फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 9 महीने में फर्स्ट एजीएम करते हैं हम, और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 6 महीने में हम एजीएम सब्सिक्वेंट एजीएम करते हैं। तो ये सेक्शन कौन सा हो गया? 96। अगर आपने, और यहां पर सेक्शन है 100। भाई हम 100 नंबर मोबाइल में 100 नंबर कब डायल करते हैं? जब कोई समस्या आती है। और वो फोन कहाँ जाता है? वो पुलिस वालों को फोन जाता है। तो क्या हम रोज फोन लगाते हैं कि अंकल खाना खाया है कि नहीं खाया, तब मौसम कैसा है, बारिश कब होगी? हम ये सारी चीजें पूछने के लिए फोन नहीं लगाते हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हुई तो ही हम नंबर 100 डायल करते हैं। सेम तरीके से एजीएम भी हम टाइम पास के लिए फोन नहीं लगाएंगे कि भाई वो दोनों की शादी कैसी हुई, वो कैटरीना और विक्की की शादी कैसी रही, मजा आया नहीं आया, ये हम बात नहीं करने के लिए मीटिंग कॉल करते हैं। हम तो सिंपल सा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हुई, उस सिचुएशन को डील करने के लिए हम मीटिंग बुलाएंगे, राइट? तो वो सेक्शन कौन सा हो गया? ईजीएम का 100। इसमें डिफॉल्ट करी 97 गए, इसमें डिफॉल्ट करी 98 गए, और इनमें डिफॉल्ट करी तो सेक्शन 99 गए, राइट? तो ये हमारे पास 5 सेक्शन हैं जो बात करते हैं डिफॉल्टिंग केस की, जो बात करते हैं एजीएम, ईजीएम और डिफॉल्टिंग केस की। चल, होप सो आपको सेक्शन नंबर याद हो गए होंगे, जो हमारा तरीका है सेक्शन नंबर याद करने का। अब हम बात करेंगे आगे के प्रोविजन की। हम बात करेंगे ईजीएम कॉल करने की, राइट? कॉलिंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश करें। एक बार कंसेप्ट आपके मन मस्तिष्क में बैठ गया तो काम खत्म। से फॉर एग्जाम्पल बोर्ड को लग रहा है यार कि नहीं यार ये मैटर है और हमको फटाफट डिस्कस करना है, मेंबर से अप्रूवल लेना है, तो बोर्ड चाहे तो स्यूमोटो बेस पर मीटिंग बुला सकता है, मतलब अपनी इच्छा पर। एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, बोर्ड को मीटिंग बुलानी पड़ेगी अगर मेंबर्स ने बोला है, और मैं ध्यान से, मैं इंपॉर्टेंट वर्ड एस मेंबर्स वर्ड यूज किया है। कितने नंबर ऑफ मेंबर? तो वो 1/10 वाला कैलकुलेशन है। इतने मेंबर्स ने बोला है तो आपको मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। तो मेंबर ने बोला है बोर्ड को 21 दिन से लेकर 45 डेज में आपको मीटिंग करनी पड़ेगी। अब दो बातें, या तो ये वाली मेंबर के बोलने पर मीटिंग हो गई, अगर हो गई है यस तो नो प्रॉब्लम एनपी, और अगर नहीं हुई है तो फिर लॉ ने आगे बढ़ के मेंबर को ही पावर दी है कि भाई एक काम करो, आप खुद मीटिंग बुला लो ईजीएम की, और ये मीटिंग आपको बुलाना है 3 मंथ, और 3 मंथ भी कहां से चालू होंगे? वो डे 1 से जो एप्लीकेशन दी थी आपने, तब से हम 3 महीने का काउंट करेंगे। तो मोटा मोटी बात करें तो इनको मेंबर्स को खुद को मीटिंग बुलाने के लिए प्लस 45 डेज दिए गए हैं। मेंबर को खुद को मीटिंग बुलाने के लिए प्लस 45 डेज दिए गए हैं, राइट? तो ये हमारी चीज काम की है जो हमको ध्यान में रखना है। चल, सेक्शन 100 है हमारे पास में। कंसेप्ट क्या बोलता है? बीओडी में डीम्स फिट, मतलब स्यूमोटो, अगर बोर्ड को लगता है तो ही आप क्या बुलाओगे यार? ईजी कैन कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये तो हो गई बात स्यूमोटो की। फिर अगर ध्यान से देखें तो यहां पर वर्ड है शेल। शेल मतलब जब जब वर्ड शेल यूज हुआ है लॉ में, मतलब जब जब शेल यूज हुआ है तब तब मैंडेटरी वो कंसेप्ट आपको फॉलो करना है। यू डोंट हैव एनी चॉइस, राइट? तो बोर्ड शेल, कब शेल लगाना है आपको? अगर कोई रिक्वेजिशन मिली है, रिक्वेजिशन मतलब रिक्वेस्ट, अगर कोई रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड इफ कंपनी इज, राइट? अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली है, मेरी कंपनी में शेयर कैपिटल है, तो कितने लोग रिक्वेस्ट देंगे? उतने मेंबर्स रिक्वेस्ट देंगे जितने मेंबर्स के पास
1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी है और एज ऑन डेट कैरीज दी राइट टू वोट। आपको वोट डालने का अधिकार है। फिर से मैं याद करा रहा हूं, याद रखना, अगर सेक्शन 106 लग गया, कौन सा लग गया, अगर सेक्शन 106 लग गया तो आपको वोट डालने का अधिकार नहीं है। सेक्शन 106 बात करता है कि भाई आपने कॉल मनी का पेमेंट नहीं करा और कोई सब, आप कंपनी के डेटर हो, कंपनी बुला रही है, भाई दे दो पैसे, आपने कहा दे देंगे यार, कहाँ भाग रहे हैं, तो दिक्कत है। या कंपनी ने आपके शेयर्स पे लीगली लीन एक्सरसाइज कर लिया है, इन तीन सिचुएशंस में आपको वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो सेक्शन 106 को हमेशा याद रखें। ये सेक्शन बहुत दुख देता है सब प्रैक्टिकल लाइफ में या एग्जामिनेशन पार्ट में। उन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया एग्जामिनेशन में कि भाई देखो कंपनी में 12% वालों ने हाँ बोली है, 12% में से मिस्टर ए बी सी है और सबके पास 1-1% शेयर है और किसी ने कॉल मनी नहीं दी, किसी ने दूसरी मनी नहीं दी, किसी ने लीन एक्सरसाइज कर ली किसी के शेयर पे। बताना था क्या रिक्वेजिशन जो दी गई है वो पर्याप्त है या नहीं है। आप तो 12% देख के बोल दोगे सर 10% से ज्यादा है, हमारा काम बन गया, नहीं बना ये लाइन दिक्कत दे देगी आपको, राइट। सेक्शन 106 इंपॉर्टेंट है। और अगर कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल वाली है तो 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ ऑल मेंबर हैव ऑन द सेड डेट अ राइट टू वोट। आपको उस दिन वोट डालने का अधिकार है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और हम देखें, ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई। वोट डालने का अधिकार एक दिन पहले नहीं था, कॉल मनी दे दी फिर वोट डालने का अधिकार अराइज हो गया, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। जिस दिन वो मीटिंग हो रही है क्या आपको वोट डालने का अधिकार है, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। जिस दिन आपने रिक्वेजिशन दी है उस दिन भी। चलिए, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी, आईएफएससी है यार ये, IFSC public company, the board may, subject to the consent of all the shareholder, convey its meeting at any place within or outside India. This provision is applicable to only IFSC company, IFSC public or private company. इंपॉर्टेंट चीज है, कितने वक्त में आपको ये मीटिंग कॉल करना है, टाइम पीरियड। If the board does not within 21 days from the receipt of valid requisition, मतलब 21 दिन में अगर बोर्ड ने कोई एक्शन नहीं लिया जब से उनको रिक्वेजिशन मिली है, not later than 45 days from the date of receipt of valid requisition, मतलब बोर्ड को टाइम दिया गया है 21 से 45 डेज का, मतलब 1.5 महीना मोटा मोटी। तो फिर मीटिंग बुलाएंगे 3 महीने में, कौन, यही लोग, और 3 महीने स्टार्ट होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेजिशन, मतलब यहां से आपको प्लस 45 और मिल जाएंगे। 45 डेज तो बोर्ड ने खा लिए मीटिंग कॉल करने के लिए, उसके बाद आपको 45 डेज और मिल जाएंगे क्योंकि 3 मंथ स्टार्ट है फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेजिशन से, फ्रेश 3 महीने नहीं है। आगे, प्रोवाइडेड दैट एजीएम ऑफ अ कंपनी अदर देन wholly owned subsidiary of a company incorporated outside India shall be held at a place within India. Obviously यार EGM आप कहाँ पर करेंगे, इंडिया में कहीं पर भी कर सकते हैं, राइट। अगर wholly owned subsidiary incorporated outside India वो तो बाहर भी कर सकती है, चल इनफेक्ट करेगी ही। कोई भी खर्चे वगैरह हुए हैं सब तो रिइंबर्समेंट कंपनी देगी। फिर कंपनी वो डायरेक्टर की तनख्वाह में से, डायरेक्टर के रेम्युनरेशन में से काट लेगी, और रेम्युनरेशन का जिक्र है उसके लिए सेक्शन 197 बात करता है। पेबल टू सच डायरेक्टर who were in default in calling the EGM मीटिंग। सो ये हमारा छोटा सा सेक्शन 100 है जो बात करता है कॉलिंग ऑफ EGM की। चले भाई थ्योरी नोट से देखें, एमसीक्यू पार्ट देखें, क्या कंसेप्ट है हमारे पास। तो एजीएम की बात करें, इन्होंने क्या बोला है, ऑल जनरल मीटिंग
other than AGM are called extraordinary general meeting, right? सारी की सारी जनरल मीटिंग अदर देन एजीएम को छोड़कर हम सारी की सारी मीटिंग को क्या बोलेंगे? EGM. EGM called by the board sumoto. EGM कैसे बुलाना है आपको? sumoto बुलाएगा बोर्ड. The board may, whenever it deems fit, call an EGM. However, the EGM of a company other than that of wholly owned subsidiary company which is incorporated outside India shall be held at any place within India. आप भारत में कहीं पर भी मीटिंग कर सकते हैं. EGM called on requisition of member. The board shall eligible member, company having share capital, company not having share capital. मेंबर्स होल्डिंग, देखो मैं वर्ड क्या है? मेंबर्स मतलब अगर एक मेंबर के पास 1/10 ऑफ द होल्डिंग है then too he is not eligible to provide any requisition to the company to call an EGM. वर्ड यूज हुआ है मेंबर्स, मतलब 1/10 1/9 एक के पास है, मतलब 9% एक के पास है, और इनफैक्ट 0.10% एक के पास है शेयर्स और मेरे पास 0.30 शेयर्स है, तो भी काम बन जाएगा. 2 मेंबर होना चाहिए. होल्डिंग 1/10 of such paid up share capital of the company as on that days carries the right to voting. जिस दिन आप रिक्वेस्ट दे रहे हो उस दिन आपकी जेब में आपको अधिकार है 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर का, वो भी मिनिमम 2 मेंबर रिक्वायर्ड है, इससे कम की बात नहीं करेंगे. Members holding 1/10 of the total voting power of the member having on the said date a right to vote. उस दिन मेंबर को वोट डालने का अधिकार, तो भी हमारा काम बन जाएगा. Essentials of a valid requisition. The requisition shall specify the matters for the consideration of which EGM is to be called. रिक्विजिशन में लिखेंगे साहब, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन से मैटर के लिए आपने EGM बुलाई है. The requisition shall be valid even if it does not specify the reasons for the meeting proposed to be considered. ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको मैटर्स का जिक्र करना पड़ेगा बट उनके पीछे रीजंस क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है लिखना, राइट. रिक्विजिशन shall specify the matters for the consideration of which EGM is to be called. आपको वो मुद्दे लिखने पड़ेंगे, भाई EGM क्यों बुलाना चाहते हैं शेयर होल्डर. The requisition shall be valid even if does not mention the reasons for the matter proposed to be. आपको उसके पीछे रीजन देना जरूरी नहीं है, ये लाइन दुख देगा एग्जाम में जब वो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएगा ना इसके ऊपर, तो आपको लगेगा कि यार ये क्या है. फॉर एग्जाम्पल कुछ मेंबर चाहते हैं कि अपना हम रॉ मटेरियल सप्लायर चेंज करें, तो वो लिख देंगे भाई कि हम चाहते हैं डिस्कस करना कि नया रॉ मटेरियल सप्लायर ले. अब क्यों चाहते हैं, रीजन क्या है? उसकी क्वालिटी अच्छी है, सस्ता दे रहा है, अवेलेबिलिटी ज्यादा है, या वो एक्सक्लूसिव हमारे लिए काम कर रहा है, क्या रीजन है? वो रीजन लिखना जरूरी नहीं है, मैटर लिखो काम खत्म. द रिक्विजिशन शैल बी साइंड बाय ऑल द रिक्विजिनिस्ट. सबके सब जिन्होंने रिक्वेस्ट दी है वो सबके सब साइन करेंगे. A requisitionist duly authorized by all other requisitionists. या सारे के सारे मेंबर्स को 1/10 ऑफ द होल्डिंग मेंबर्स वालों को किसी एक बंदे को ऑथराइज कर दिया तो वो व्यक्ति भी साइन कर सकता है. द रिक्विजिशन शैल बी डिपॉजिटेड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. जहां भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पर भैया आप डिपॉजिट कर दो. द रिक्विजिशन में मेक द रिक्विजिनिस्ट में मेक द रिक्विजिशन इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है. फीमेल ईमेल कर दे जीमेल से. द रिक्विजिशन शैल बी सेंड इन राइटिंग, राइटिंग देना है हमको, और बाय सेंडिंग एन इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट अटैचिंग देयर विद scanned copy of the duly signed requisition. The requisitionist may propose a date for holding the EGM. The requisitionist shall be deposited at least 21 clear days before such proposed date for holding the EGM. आप EGM 21 दिन पहले तो आपको जमा करना पड़ेगा. The requisition shall be deposited at least 21 clear days before such proposed date for holding the
ईजीएम, जो भी आपने ईजीएम की तारीख तय की है, तो उस डेट पे आपको, उस डेट के 21 पहले आपको 21 डेज पहले आपको जमा करनी पड़ेगी। ईजीएम कॉल्ड बाय द बोर्ड, जैसे ही बोर्ड को मिल गई, बोर्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं है, लॉ में वर्ड क्या यूज है, शैल। Within 21 days, proceed to call an EGM to be held not later than 45 days from the date of deposit of requisition. Requisition कब डिपॉजिट करना है आपको? EGM, जो भी आपकी EGM की प्रपोज्ड डेट है, उसके 21 डेज पहले आपको रिक्विजिशन जमा करना है बाय मेंबर, राइट। The notice shall be given to those members whose name appear in the register of member within 3 days of receipt of valid requisition. और जैसे ही कंपनी को वैलिड रिक्वेस्ट मिली है, कंपनी 3 दिन में किसको दे देगी नोटिस? दूसरे मेंबर्स को। ईजीएम कॉल्ड बाय रिक्विजिनिस्ट, मतलब बोर्ड ने ईजीएम नहीं बुला पाए। इट मे बी कॉल्ड बाय द रिक्विजिनिस्ट देमसेल्फ एज फॉलोज। अब बोर्ड ने नहीं बुलाई तो जरूरी नहीं है कि शेयर होल्डर को बुलानी पड़ेगी, रिक्विजिशनिस्ट को बुलानी ही पड़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। वर्ड है मे, आप चाहो तो बुलाओ, चाहो तो ना बुलाओ। टाइम पीरियड फॉर होल्डिंग ईजीएम, द ईजीएम शैल बी हेल्ड within 3 months from the date of deposit of the requisition। और ईजीएम आपने अगर बुलाई है और बुलाना चाहते हो तो लॉ ने बोला भैया 3 महीने में बुला देना, मतलब प्लस 45 डेज और मिल जाएंगे। Manner of calling EGM, the requisitionist shall call the EGM in the same manner जैसे कि बोर्ड बुलाते। ऐसा नहीं है आपने बोला बॉस अब तो हमको EGM बुलानी है, खर्चे कौन देगा? कंपनी, डायरेक्टर की सैलरी में से काट लेगा। एक काम करते हैं, अपन चलते हैं मालदीव्स, राइट। अपन चलते हैं साहब गोवा में 31st, गोवा में आराम से वहीं पर ईजीएम कॉल करेंगे, सारे के सारे मेंबर्स प्रेजेंट रहेंगे, कोरम भी रहेगी। भाई गोवा में स्पॉन्सर कर रहे हैं, हमारा तो ना पैसा लग रहा है, कंपनी का लग रहा है। तो उन्होंने बोला टाइम पास नहीं, सिर्फ बोर्ड जहां पर जैसे बुला था वैसे ही आपको ईजीएम बुलानी है। राइट ऑफ रिक्विजिनिस्ट, द रिक्विजिनिस्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव अ लिस्ट ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम द कंपनी। अरे तभी ना उनको नोटिस भेजोगे। नोटिस कब जाएगा उनके पास? जब आपको राइट लिस्ट मिलेगी मेंबर से, डायरेक्टर से, राइट। The list shall be made on the 21st day from the date of receipt of valid requisition for calling EGM, together with such changes as have occurred up to 45 days from the date of receipt of requisition for calling the EGM. Day and place for holding, the requisitionist shall convey EGM on any day except national holiday। नेशनल हॉलिडे पे EGM दोनों अलाउड नहीं है। The requisitionist shall convey the EGM at a registered office or city town जहां पर मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। नोटिस देना है, स्पीड पोस्ट से भेज दो, रजिस्टर्ड पोस्ट से, अरे वो यार वो कबूतर जा वाला कंसेप्ट फॉलो नहीं करना। An accidental omission to give notice to any member shall not invalidate the proceeding of the AGM। भाई गलती से मिस्टेक हो गई, फिर से बोलूंगा, अगर गलती से क्या हो गई, मिस्टेक हो गई है, तो उस केस में आपको कोई एक्सीडेंटल ओमिशन हुआ है, कोई डिफॉल्ट नहीं मानी जाएगी। जो भी डिसीजन हुए हैं मीटिंग में, सारे के सारे डिसीजन वैलिड माने जाएंगे। अगर क्या हो गई, गलती से मिस्टेक, दोनों वर्ड को याद रखें, गलती से मिस्टेक हो गई है, राइट। आगे, नॉन रिसिप्ट ऑफ नोटिस बाय एनी मेंबर शैल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग ऑफ द EGM। Disclosure in notice, the notice of EGM shall disclose the place, किस जगह, कितने बजे, किस दिन, कितने टाइम पर आपकी EGM होगी। The notice shall disclose the business, क्या मुद्दा डिस्कस करना चाहते हो वो बताओ, रीजन जरूरी नहीं है रिक्वेजिशनिस्ट के द्वारा। If the resolution is to be passed as a special resolution, तो भैया आपको फैक्ट भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। रीइंबर्समेंट ऑफ खर्चे, ऑल रीजनेबल, लॉ ने वर्ड यूज कर दिया रीजनेबल। ऐसा नहीं है आप मालदीव से जाके मीटिंग कर रहे हो,
या आपने बोला हम तो पेरिस में वो टावर है ना, ट्विंस टावर, कौन सा है वो, राइट, उसके नीचे बढ़िया चटाई बिछाकर वहां मीटिंग करेंगे। उन्होंने बोला नहीं यार, ये फालतू बात नहीं होगी। All reasonable expenses incurred by the requisitionist by reason of the failure of the board to call EGM shall be repaid to the requisitionist by the company. The sum so repaid shall be deducted from the remuneration of the defaulting director. The sum so repaid shall be deducted from the remuneration of the defaulting director. Right? उनकी तनख्वाह में से हम काट लेंगे पैसा। इंपॉर्टेंट केस लो, जुडिशियल डिसीजन है कुछ कुछ हमारे पास। आर चैत्य वर्सेस डैम चैत्य, where the board fails to call the EGM. The meeting were generally held at the registered office of the company, but the registered office was closed. बंद कर दिया भाई ने। द होल्डिंग ऑयल स्पेयर, तो हमने और कहीं मीटिंग, धर्मशाला में मीटिंग बुला ली तो वो वैलिड मानी जाएगी। भारत कॉमर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस आरओसी, an EGM may be held at any place even though such place is outside the state in which the registered office of a company is situated. LIC versus Escort, an institutional shareholder like LIC has the same right as every other shareholder to requisition an EGM for the purpose of considering removal of certain number of directors. LIC could not be restrained from calling an EGM on the ground that reason for the proposed removal has not been stated in the requisition. ऐसा जरूरी नहीं है, LIC ने अगर शेयर्स लिए हैं तो उसको भी हम सेम दर्जा देंगे जो दूसरे शेयर होल्डर को देते हैं। चल, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन का जिक्र करें, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, to remove the managing director, 40% of the member of Gaurav Limited submitted requisition for holding EGM. The company failed to call the said meeting. बहुत बढ़िया, कंपनी ने डिफॉल्ट कर दी। Hence, the requisitionist held the meeting. requisitionist ने मीटिंग बुला ली खुद ने। Since the managing director did not allow the holding of meeting at the registered office of the company, तो भाई किसी दूसरे ने कर दी और रिजोल्यूशन पास कर दिया। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द सेड मीटिंग, रिजोल्यूशन पास। एम चेकर वाला हम केस लॉ का रेफरेंस लिख सकते हैं और हम रिमूव भी कर सकते हैं। अज्यूम कर रहे हैं कि भाई रिक्विजिनिस्ट जो है, द पर्सन हु मेड अ रिक्वेस्ट फॉर रिमूव और EGM, उनके पास कम से कम 10% है। सिंस द रिक्विजिशन नीड नॉट टू डिस्क्लोज द रीजन बिहाइंड द रिजोल्यूशन, वो बिल्कुल चलता है, आपको रीजन देना कतई जरूरी नहीं है। होल्डिंग ऑफ EGM एट अ प्लेस अदर देन द रजिस्टर्ड ऑफिस अलाउड है। Since the board fails to call an EGM within the time prescribed under section 100, मतलब 21 से 45 days, thereby entitling the members to call, hold, conduct the EGM. Since the registered office पे ताला लगा था, अलीगढ़ का ताला, so it is impossible for a requisitionist to hold the EGM in the same manner in which the general meeting are ordinarily held, that is at the registered office of the company. तो रिजोल्यूशन जो पास करा है एमडी साहब को रिमूव करने का, वो वैलिड रिजोल्यूशन है। क्वेश्चन सेकंड, द BOD of Illusion Private Limited, a company registered in New Delhi, has decided to call an EGM in Madrid, Spain on 2nd October 2000. भाई स्पेन पहुंच गए EGM कॉल करने के लिए। Discuss whether EGM can be conveyed as on the said date. No. The meeting cannot be conveyed in the manner as stated in the facts of the question as per rule 17(2). The requisitionist meeting करेंगे, यहाँ पर आप कर सकते हैं। और याद रखना, ये वाले कंसेप्ट में आपके लिए ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी वाली कंपनी को पावर है, EGM ऑफ द कंपनी अदर देन आप दूसरी जगह कर सकते हैं अगर आपने रिक्वेस्ट कर ली है तो। Third question, the members of Blue Peacock Private Limited holding 1/10 voting power of the company requisition a meeting on 14th August 2018 to the board of directors. आपने डायरेक्टर्स को बोला, however
द डायरेक्टर डिड नॉट पे एनी अटेंशन, वो डायरेक्टर साहब ने कोई भी बात सुनी नहीं कान पे, राइट, एंड डिड नॉट कॉल एन एजीएम, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कॉन्ट्रामेशन ऑफ सेम इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट। नहीं बुलाई भाई 3 महीने में, रिक्वेजिस्ट को अधिकार है मीटिंग कॉल करने का, ये चीज हमारे लिए काम की है। एमसीक्यूज देखें हम सेक्शन 100 के। इन केस कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल 1 और मोर मेंबर होल्डिंग, भाई शेयर कैपिटल वाली है तो 1/10, 1/5, 1/3, 50%। आंसर इज 1/10। पहले का आंसर मैंने बताया, सेकंड का आंसर आप बताएंगे। कितने सवाल हैं? 6। सेकंड, a requisition for calling an AGM shall not be valid if it does not specify। भैया रीजन बताना जरूरी नहीं है, मैटर होना चाहिए बस। If it does not specify the matter for the consideration of AGM is to be called, the reason for the matters proposed to be considered either A, B or both। देखो भाई रीजन जरूरी नहीं है तो 2 का A आंसर, मैटर बताना जरूरी है। परफेक्ट, 2 का A आंसर। थर्ड, the requisition dash propose a date for holding the AGM। The requisition shall be deposited at least dash clear days before such date। राइट, सब आपको जरूरी है। आपको कब डिपॉजिट करना है? आपको 21 डेज पहले, और में आप डेट बता सकते हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ वैलिड रिक्वेजिशन the board shall within dash proceed to call an AGM to be held not later than, भाई 7 दिन, 21 दिन, 14 days, 30 days, 14 days, 45 days, 21 days, 45 days। This is the correct one। Fifth, on receipt of valid requisition, if the board fails to call an AGM, it may be called by the requisitionists themselves। खुद बुलाएंगे। कितने महीने में? 3 month में। अरे कितना गंदा लिखा। 3 महीने में आप बुलाएंगे, राइट, ये लिखा है भाई। और कोई भी खर्चे हुए हैं, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द रिक्वेजिनिस्ट बाय रीजन ऑफ फेलियर ऑफ द बोर्ड टू कॉल द एजीएम शैल बी रीपेड टू द रिक्वेजिनिस्ट बाय, कौन देगा भाई? याद रखना, अभी कंपनी देगा, फिर बाद में किसकी तनख्वाह में से काटेगा? डायरेक्टर की तनख्वाह में से एक्सपेंसेस देगा, रीजनेबल एक्सपेंसेस देगा, रीजनेबल एक्सपेंसेस देगा, वो भी कंपनी, राइट। तो ये हमारे पास 6 क्वेश्चन है और ये आपके पास एमसीक्यू की आंसर की है। तो ये हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन, कौन कौन से सेक्शन कवर करे हमने इस लेक्चर में? 97, 98, 99 एंड सेक्शन 100, राइट। ये 4 सेक्शन का पूरा हमने डिस्कशन किया है कि भाई कौन कैसे क्या करता है। 97 बात करता है एजीएम में डिफॉल्ट की, 98 बात करता है इम्प्रैक्टिकेबल टू कॉल अ मीटिंग अदर देन एजीएम, 99 बात करता है कि 96, 97, 98 में डिफॉल्ट, तो भाई 99 में 1 लाख रुपए की हम पेनल्टी, और अगर रोज की पेनल्टी है, मतलब कंटिन्यू है आपकी, तो 5000 रुपीज की आएगी। 100 बात करता है ईजीएम कॉल करना है 21 से 45 डेज में, नहीं बुलाई तो फिर कौन बुलाएगा? रिक्वेजिनिस्ट 3 महीने में फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेजिशन। मैटर देना कंपलसरी है आपको कि भाई मीटिंग जब बुला रहे हैं वो क्यों बुला रहे हैं, उसके लिए रीजन देना जरूरी नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन होता है ये सेक्शंस का। थैंक यू।